नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ईरान ने मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया में चल रही जंग में कई मोर्चे एक साथ फतह किए हैं। उसने दिखा दिया है कि वो उतना कमज़ोर नहीं है जितना उसको आंका जा रहा था, बल्कि उसने उससे आगे बढ़कर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका को दांतों तले चने दबवा दिए हैं, लोहे के चने चबवा दिए हैं। इजराइल जो कि अपनी सुरक्षा पर और अपनी हमले की ताकत पर गर्व करता था, घमंड करता था, उसके घमंड को उसने ज़बरदस्त चोट पहुंचाई है। इजराइल में ज़बरदस्त तबाही मचाने में वो कामयाब रहा है। ठीक है कि इजराइल ने भी ईरान में तबाही मचाई है, लेकिन ईरान ने तेल अवीव और हाइफा, फिर जहाँ पर उसका परमाणु ठिकाना है, वहाँ पर हमले करके सैकड़ों लोगों को जख्मी किया है। और कितने मारे गए हैं इस बारे में इजराइल से आंकड़े तो बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन तबाही जमकर हुई है। और ईरान ने उसे जता दिया है कि अगर युद्ध लंबा चला तो इजराइल का वजूद भी खतरे में पड़ सकता है। अमेरिका किस तरह से इस जंग से परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से परेशान है, ये उनके व्यवहार से साफ दिख रहा है। बार बार वो कभी बोलते हैं जंग ख़त्म हो गई, कभी कहते हैं कि ईरान को ख़त्म कर दिया, और कभी 5 दिन का हमले में रोक की घोषणा कर देते हैं। तो ये अमेरिका और इजराइल दोनों के रवैये से आप साफ पढ़ सकते हैं कि ईरान ने क्या कुछ कर दिखाया है। तो लेकिन ये जो दो मोर्चे थे, इसके अलावा उसने एक बड़ी और विजय हासिल की है जिसके बारे में चर्चाएं बहुत कम हो रही हैं, और वो ये कि उसने पूरी इस्लामी दुनिया को बेनकाब कर दिया है, ख़ास तौर से अरब मुल्कों को बेनकाब कर दिया है। उसने दिखा दिया है कि जब गज़ा के लिए लड़ने की बात आई, या मुसलमानों के हकों के लिए लड़ने की बात आई, या अपने देश के लिए लड़ने की बात आई, आत्मसम्मान के लिए लड़ने की बात आई, तो अकेला ईरान ही उठ खड़ा हुआ है। ईरान ही अकेले लड़ रहा है, और उसका साथ देने के लिए एक भी मुस्लिम देश साथ नहीं आया है। जो मुस्लिम देशों की या इस्लामी दुनिया के लीडर होने का दावा करते थे, दम भरते थे, मसलन चाहे वो तुर्की हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो या पाकिस्तान हो, ये सब के सब ऐसा लगता है कि अमेरिका की गोद में छिपे बैठे हैं और परोक्ष रूप से इजराइल का साथ दे रहे हैं। परोक्ष क्यों कहा जाए, सीधे सीधे तौर पर इजराइल का साथ दे रहे हैं। तो पूरी तरह से इन देशों को उसने बेनकाब कर दिया है, और लगातार इन अरब मुल्कों पर हमले करके उन्हें नुकसान पहुंचाकर ये भी साबित कर दिया है कि वो लड़ाई को किस हद तक ले जा सकता है, कहाँ तक लड़ सकता है। तो ईरान ने अपनी तैयारियों से और अपने हौसले से बहुत कुछ साबित किया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने वाली बात है, और वो ये है कि इस लड़ाई में ईरान ने कुछ अरब देशों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया है। उनमें संयुक्त अरब अमीरात सबसे आगे है। हालांकि बहरीन पर भी काफ़ी हमले किए हैं, कुवैत पर हमले किए हैं, कतर पर हमले किए हैं, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात उसके निशाने पर सबसे ऊपर रहा है। अब ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, संयुक्त अरब अमीरात को सबसे ज़्यादा उसने निशाना क्यों बनाया है। तो ये बहुत जब आप डिटेल्स में जाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, दरअसल अरब दुनिया में अमेरिका और इजराइल का सबसे करीबी और सबसे सक्रिय सहयोगी है। इनके बीच कोई राजनीतिक गठबंधन भर नहीं है, बल्कि एक पूर्ण रणनीतिक, सैन्य, आर्थिक गठबंधन है जो ईरान की सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव को सीधा निशाना बनाता है। और ये लगातार हम होते देख रहे हैं। मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से यूएई इजराइल अमेरिका का अरब वास्तुकार है, यानी अरब की दुनिया में इजराइल और अमेरिका की किस तरह से मदद कर रहा है, और उनका जो खेल है उसका मेन आर्किटेक्ट
इस पूरे खित्ते में, इस पूरे इलाके में यूएई है, वही इन दोनों के लिए काम कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है। अब एक एक करके आते हैं। अब जैसे सबसे पहले लेते हैं ईरान विरोधी नीति। ये जो इज़राइल की ईरान विरोधी नीति है, अमेरिका की ईरान विरोधी नीति है, यूएई उसको रिप्रेजेंट करता है और उनके साथ मिलकर ईरान के खिलाफ काम करता है। उसने अफ्रीका में सोमालीलैंड, पुंटलैंड में सैन्य बेस बनाए हैं जो ईरानी जहाज़ों पर नज़र रखते हैं। सूडान में वो आरएसएफ जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेज है को हथियार और लॉजिस्टिक्स देता है जो कि ईरान के खिलाफ काम करता है। इसी तरह से यमन में जो हूती विद्रोही हैं जो कि ईरान समर्थक हैं, उनके खिलाफ भी यूएई ने लड़ाई लड़ी है। दूसरी बात, अमेरिका का अड्डा यूएई में है। अल धाफरा एयरबेस अमेरिकी सैन्य ठिकाना है और ये साफ तौर पर अमेरिकी इजरायली अड्डा है। तो संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका का अच्छा खासा अड्डा है, अमेरिका और इजराइल का अड्डा है, इसे इस तरह से कहना सही होगा। फिर यूएई ने इजराइल के साथ मिलकर संयुक्त एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है और यूएई इजराइल से हथियार खरीदता है। इजराइल यूएई को स्पाइडर जैसी एयर डिफेंस सिस्टम देता है। यूएई ने इजराइल को एक क्षेत्रीय कवर दे रखा है, जबकि गाज़ा में जो कुछ भी इजराइल कर रहा है उसके बारे में चूं भी नहीं करता है। उसे गज़ा पट्टी पर फ़िलिस्तीनियों के नरसंहार पर कोई चिंता नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। वो इजराइल के साथ खड़ा रहता है, इजराइल के खिलाफ एक भी बात नहीं करता है। इससे भी आगे जाकर देखिए आप कि यूएई इजराइल के साथ औपचारिक संबंध बनाने वाला, संबंधों को सामान्य करने वाला पहला अरब देश था। जब सारे अरब देश इजराइल के खिलाफ खड़े थे फ़िलिस्तीन वाले इशू में, लेकिन वो धीरे धीरे ढीले पड़ते जा रहे थे, तब सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे और इससे अब्राहम अकॉर्ड किया था उसके साथ मिलकर। और ये जाहिर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उनके तत्वावधान में हुआ था, उनकी देखरेख में ये अब्राहम अकॉर्ड हुआ था और इससे इजराइल को अरब दुनिया में वैधता मिली। इसके बाद बहरीन भी उसमें शामिल हुआ और सऊदी अरब पर भी दबाव बन रहा था, वो भी लगभग शामिल होने के कगार पर था और माना जा रहा था कि जब ट्रंप जिस बार जीत कर आए हैं तो वो भी हो जाएगा। लेकिन चूंकि इजराइल ने ईरान पर और अमेरिका ने हमला कर दिया, उसके बाद चीज़ें बिगड़ गईं और अब वो उसकी गुंजाइश बहुत कम है। तो वापस लौटते हैं कि किस तरह से इन तमाम कारणों से, जिसमें यूएई अमेरिका और इजराइल का पिट्ठू बना हुआ है, एजेंट बना हुआ है, उनकी मदद कर रहा है और हमेशा ईरान के खिलाफ खड़ा रहा है, जो अगर ये कहें कि मुस्लिम हितों की बात करें तो उनके भी खिलाफ खड़ा रहा है, उसको जमकर टारगेट बनाया है ईरान ने और अभी तक लगातार बनाए रखा है। उसने लगातार हमले किए हैं, गल्फ देशों में सारे देशों पर हमले किए हैं, मिसाइल और ड्रोन बरसाए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा निशाना उसने यूएई को बनाया है और यूएई को बहुत सारे तरह से नुकसान पहुंचाया है। यूएई पर जो अभी तक हमले उसने किए हैं उसमें 357 बैलिस्टिक मिसाइलें केवल यूएई पर ही बरसाए हैं और 1800 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए हैं, 15 से ज़्यादा क्रूज़ मिसाइलें बरसाई हैं यूएई पर। यूएई के पास चूँकि अमेरिका का दिया हुआ थाड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, इसलिए उसने इनमें से कहा जाता है कि 90% तक हमलों को रोक लिया है। लेकिन इसके बावजूद जो अटैक करने में कामयाब हो गई, इसमें से हमले कामयाब हुए उस और या फिर कुछ के टुकड़े इधर उधर गिरे, उससे नुकसान हुआ है। करीब 1 दर्जन नागरिकों के मारे जाने की बात है,
200-300 लोगों के घायल होने की बात है, लेकिन ये लोगों को नुकसान होने से ज़्यादा जो इन अटैक से नुकसान हुआ है वो सबसे बड़ा असर पड़ा है दुबई पर, क्योंकि दुबई पूरे मध्य पूर्व में और बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह बन गया था जहां दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट आ रहा था, दुनिया भर से पर्यटन हो रहा था, एक बड़ा व्यापार का केंद्र बन गया था। लेकिन ईरान ने लगातार दुबई पर हमले करके उसे एक ऐसे स्थान के रूप में उसकी पहचान बना दी जो कतई सुरक्षित नहीं है। जो पहले काफ़ी सुरक्षित बताया जा रहा था, अब वो कतई सुरक्षित नहीं है। वहाँ से उड़ानें काफ़ी हद तक प्रभावित हुई हैं, वहाँ पर असुरक्षा फैल गई है, वहाँ से लोग भाग रहे हैं अपने अपने देशों को जो वहाँ काम कर रहे हैं, और दुनिया का जो सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो दुबई की जो साख, जो पहचान थी, उसको नष्ट भ्रष्ट करने में ईरान काफ़ी हद तक कामयाब हो गया है, और ये संयुक्त अरब अमीरात के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है कि उसको एक आर्थिक तौर पर और उसकी पूरी जो साख है उसके तौर पर एक बड़ा नुकसान पहुंचाने में ईरान कामयाब रहा है। लेकिन इसके अलावा उसने उसके फुजैरा आयल पोर्ट पर हमले किए हैं, इंडस्ट्री जोन पर हमले किए हैं, ड्रोन हमलों से आग लगी है, टैंकर जलाए हैं। उसके अल धाफरा एयरबेस जो साब ग्लोव आई एयरबोर्न वार्निंग एयरक्राफ्ट जहां पर रखा था उसको नष्ट किया है। अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन जो थे वो भी वहां पर प्रभावित हुए हैं। फिर एक और जो महत्वपूर्ण शहर है यूएई का अबू धाबी, वहां पर मिसाइल गिरने से मौतें हुई हैं और वहाँ भी असुरक्षा फैल गई है। इस तरह से बुर्ज अल अरब होटल, पाम जुमेरा द्वीप, दुबई कन्वेंशन सेंटर पर भी मलबे गिरा है। औद्योगिक क्षेत्रों और आवासीय इलाकों में भी विस्फोट हुए हैं, और जो दुबई फाइनेंशियल मार्केट है वो 2 दिन तक बंद रहा। पर्यटन और व्यापार के मामले में जैसे मैंने कहा कि उसकी छवि बहुत ख़राब हुई है, और बीमा की लागत इस दुबई शहर में काम करने वालों की बढ़ गई है। तो जो यूएई ने अपना दूतावास तो जवाब में तेहरान से बुला लिया, लेकिन दुबई की जो सेफ हेवन वाली छवि थी वो टूट गई है, और पहली बार लोगों को वहाँ बंकरों में छिपना पड़ रहा है। तो ये ईरान ने एक बड़ा हमला करके संयुक्त अरब अमीरात को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और अगर ये वार लंबी खिंचती है, 2-3-4 महीने और चलती है, तो संयुक्त अरब अमीरात को और भी बड़े झटके झेलने पड़ेंगे और भी बड़े नुकसान झेलने पड़ेंगे। मज़े की बात यह है कि ईरान जब इन देशों पर हमला कर रहा है तो पूरी इस्लामी दुनिया उनके खिलाफ नहीं है, ईरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि ईरान को वाहवाही की नज़र से देख रही है कि ये जो अमेरिकी पिट्ठू हैं, जो अमेरिकी सैन्य अड्डे चलाते हैं, पूरे क्षेत्र में जो एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स या एंटी मुस्लिम रणनीति पर इजराइल काम कर रहा है, हत्याएं कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, चाहे वो गज़ा पट्टी हो, वेस्ट बैंक हो, लेबनान हो, सीरिया हो, जॉर्डन हो, इन तमाम देशों पर उसने जिस तरह से हमले किए हैं और लोगों को मारा है, उसके प्रति जो गुस्सा है पूरी इस्लामी दुनिया में, उसको वो ईरान के ज़रिए निकल रहा है। ईरान जिस तरह से जवाब दे रहा है, जिस तरह से लड़ रहा है, उससे ये पूरे जो 55 देश हैं, और 55 देशों में से एक भी ईरान के साथ खड़ा नहीं है। ईरान के साथ कौन खड़ा है? जिनकी पहचान इस्लामी देशों के तौर पर नहीं है, चाहे वो रूस हो, चाहे चीन हो, ये उसके साथ खड़े हैं, ये उसकी मदद कर रहे हैं, चाहे हथियारों से मदद कर रहे हैं, चाहे इंटेलिजेंस के ज़रिए, खुफिया जानकारियों के ज़रिए मदद कर रहे हैं। लेकिन ये देश मदद कर रहे हैं, बाकी कोई भी देश मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। ये ख़तरा अब ज़रूर बढ़ रहा है कि अगर वार लंबी चलती है तो क्या ये अरब देश ईरान के खिलाफ भी लामबंद होंगे, अमेरिका के दबाव में ईरान पर प्रत्याक्रमण करेंगे, हमले करेंगे, पलटवार करेंगे, और अगर करते हैं तो फिर क्या स्थिति बनेगी? क्या पूरा मध्य पूर्व एक तरह से
इस्लामी दुनिया को ध्वस्त करने वाला बन जाएगा, जहां सारे इस्लामी ममालिक आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, एक दूसरे पर गोला बारूद बरसा रहे हैं। शायद ये डर है जो जितने भी ये अरब ममालिक है जहाँ पर राजशाहियाँ हैं और उन्हें डर है कि ईरान पर हमला करेंगे, तो पहले से ही इन देशों में एक गुस्सा है वहाँ के नागरिकों में अपने शासकों के खिलाफ। संयुक्त अरब अमीरात में भी है और जो वहाँ के मुख्य शासक हैं जिनके बारे में बार बार कहा जाता है मोहम्मद बिन जायद, जो लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं इज़राइल और अमेरिका के साथ मिलकर, उनके खिलाफ भी बहुत गुस्सा है। जब स्प्रिंग रिवॉल्यूशन हुई थी, आपको याद होगा, पूरे इस्लामी वर्ल्ड में हलचल मच गई थी, अरब स्प्रिंग जिसको कहते हैं, और उसके बाद से इन देशों में एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है और वो और भी ज़्यादा अमेरिका के गोदी में दुबक गए हैं कि अगर जनता विद्रोह करती है तो उनको दबाने के लिए उसे अमेरिका की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर अमेरिका के साथ नहीं जाएंगे तो अमेरिका ही उनको हवा देने लगेगा और उनकी तख्ता पलट जाएगा। तो इस वजह से वो अभी ईरान पर हमले करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन कल को अमेरिकी दबाव में या बार बार हमले होने की वजह से उन्हें वो अगर इस तरह की बढ़ते हैं तो ये भी ईरान के हक में जाएगा। इससे और भी ज़्यादा ये साबित हो जाएगा कि ये देश ईरान के साथ मिलकर नहीं लड़ सकते हैं, इस्लाम के लिए नहीं लड़ सकते हैं, मुसलमानों के लिए नहीं लड़ सकते हैं, या उन मजलूमों के लिए नहीं लड़ सकते हैं जिन पर इज़राइल अत्याचार कर रहा है, जिनका नरसंहार कर रहा है। तो और एक्सपोज होंगे वो, और ये उनके और खिलाफ जाएगा। तो मध्य पूर्व की स्थिति इस तरह से नया शेप ले रही है, जिसमें ईरान एक बड़े देश के रूप में, नेतृत्व के रूप में उभर रहा है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, अभी पता नहीं स्थितियां परिस्थितियां क्या मोड़ लेती हैं, युद्ध कहाँ जाकर ख़त्म होता है, लेकिन आज की तारीख में तो कम से कम यही दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।